हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि इटालियन फूड सेगमेंट में काम करती है। सो ये अपने रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो खोलने की कोशिश करती है और मार्केट के अंदर में अपने रेस्टोरेंट जो है फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू ही ज़्यादातर इसके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुल रहे हैं, ये खोल रही है। सो ये जो भी इसके रेस्टोरेंट्स हैं वो कोको फोको फोको कोको इन मॉडल्स पे काम करते हैं। क्या होते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो ये जो कंपनी है ये स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। कंपनी का नाम है नियोपॉलिटन पिज्ज़ाज एंड फूड्स। अब ये कंपनी जो आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं उसके बाद में कंपनी के अंदर में थोड़ा डीप डाइव करेंगे हम लोग। तो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है और यहाँ पे जो कंपनी ने अपना प्राइस सेट किया है वो 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से सेट किया है, दैट इज़ फिक्स प्राइस। और यहाँ पर 12 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से उठाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर जो पूरी वैल्यू लगा रही है अपनी कंपनी की वो है 34 करोड़ रुपए के आसपास में। सो ठीक ठाक लग रही है, कंपनी छोटी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ी सी कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है। तो उसके पीछे रीज़न बताया कि एक्सपेंशन जो और सर्विसेज जो वो सॉरी और रेस्टोरेंट जो है क्विक सर्विस रेस्ट नेटवर्क है QSR। सो वो कंपनी खोलना चाह रही है। सो रिटेल नेटवर्क के अंदर में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट खोलने हैं। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की जिसके आप विंडो पे खड़े होकर के आप खाना ऑर्डर करो, लो और निकलो, घर जाओ खाना खाओ, वो QSR होते हैं। नेक्स्ट कंपनी को साथ साथ में ही जो सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि काफ़ी सारे जो जो QSRs खोलने हैं उनके लिए कंपनी को किराए पे स्पेस लेना पड़ेगा, उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। एडवांस रेंट के लिए ज़रूरत है, ब्रोकरेज चार्जेस के लिए ज़रूरत है कि ऐसे तो ब्रोकर्स के थ्रू ही मिलेगा प्रॉपर्टीज़ बेसिकली। नेक्स्ट कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो खर्चा होने वाला है बाकी और उसमें क्या पैसों की काम में लेने वाली है कंपनी, ऐसा बोल रही है। अब थोड़ा सा हम कंपनी के अगर मालिक की बात करते हैं, मालिकों की, तो आज के दिन जो प्रमोटर लोग हैं जिन्होंने कंपनी को यहाँ पर पहुँचा रखा है जिस बिजनेस के थ्रू, उनके पास में 73% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले और आईपीओ के बाद में 47% रह जाने वाली है, जो कि एक काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का सिर्फ एक 34 करोड़ रुपए की कंपनी के लिए ही जो प्रमोटर लोग हैं उनका 50% से डाउन शेयर होल्डिंग चली जाएगी। दैट्स नेगेटिव कि इतनी छोटी होते हुए भी इतना बड़ा जो मालिक लोग हैं वो अपना स्टेक दे रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का, थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन करता धरता है कंपनी के आज के दिन, उनका नाम है मुकुंद पुरोहित जी और उनके पास में ही कंपनी का मैक्सिमम शेयर होल्डिंग थी और उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ उनके पास में ही मैक्सिमम शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। कंपनी के ऊपर में कोई लिटिगेशन केस वगैरह नहीं है आज के दिन, कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी भी नहीं है। और साथ में ही यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ना चीज़ें, तो यहाँ पर कंपनी एक तो रेस्टोरेंट के थ्रू तो काम करती ही करती है, साथ में कंपनी एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज़ हैं उनके अंदर में भी डील करती है। सो जो खेती बाड़ी के जो सामान जैसे चना दाल एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है उसको बेचने का, तो यहाँ पर इसकी चीज़ों की डिटेल्स आ गई हमारे सामने कि कंपनी का जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 41% तो आता है दाल बेच करके और बाकी आता है 51% आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेच के। और बात के अंदर में जो बाकी जो रेवेन्यू आ रहा है जो कि कोको मॉडल, फोको मॉडल और फोफो मॉडल, जो कि कंपनी का रेस्टोरेंट से जो बिजनेस आ रहा है वो सिर्फ 3% कोको मॉडल से आ रहा है, 3% के आसपास में फोको मॉडल से आ रहा है। सो मेनली जो कंपनी का बिजनेस है, मैं इसको हम लोग किराने की दुकान नहीं कह सकते क्या, जिसमें किराने की दुकान ऐसी हो जिसके अंदर में साइड में एक दुकान के अंदर में सब्जी बिक रही हो और एक दुकान में दाल चावल बेच रहे हो। ज़्यादातर तो यही लग रहा है क्योंकि कंपनी का 92% जितना रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी सेल हो रहा है कंपनी का, 92% तो इन्हीं से हो रहा है। सिर्फ दाल चावल और ये सब्जी बेच के ही कंपनी की कमाई हो रही है। बाकी जो कंपनी मेन बिजनेस जो बता रही है पिज्ज़ा रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ से तो कंपनी का सिर्फ 6-7% रेवेन्यू आ रहा है। तो फिर क्यों बोल रहे हैं रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, किराने की दुकान है, हम बोल दो, है ना। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी जो शुरुआत हुई थी 2011 के अंदर में शुरुआत हुई थी, उसके बाद में कंपनी ने अपने जो ऑफिसेज हैं वो तकरीबन 5 बार बदले हैं। अब देख रहे हो, ये पहले सबसे पहले ये ऑफिस था, फिर ये ऑफिस बदला, फिर ये ऑफिस बदला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। टिकने की आदत नहीं है। यहाँ पे 2011 में कंपनी खुली थी, फिर 2012 के अंदर में कंपनी ने जो अपना नाम है वो JRM फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि इनका जो कंपनी का नाम खुला था वो JRM फर्टिलाइजर्स के नाम से खुला था। पहले कंपनी फर्टिलाइजर बेचने का काम करती थी, फिर कंपनी ने अपना नाम बदल दिया नियोपॉलिटन पिज्ज़ा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में 2012 के अंदर में। और उसके बाद में इन्होंने एक नया बिजनेस चालू किया, वो निज़ामपुर इन गुजरात। तो वहाँ पर इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और उसको चलाना चालू कर दिया 2012 के अंदर में।
अचानक फिर वहाँ पे बैठे बैठे खाना खाने के बाद में आइडिया आया कि क्यों ना लोगों से पैसे उठा लिए जाएं। तो 2014 के अंदर में इन्होंने अपना आईपीओ भी लेके आ गए। तो यहाँ पे देखते हुए लग नहीं रहा कि कंपनी सिर्फ आईपीओ से पैसा उठाने के लिए ही इन्होंने उस टाइम में कंपनी खोली थी, क्योंकि 3 साल की कंपनी को जरूरत होती है आईपीओ से पैसा उठाने के लिए। एटलीस्ट 3 साल होते ही कंपनी आईपीओ लेके आ गई 2014 के अंदर में, जो कि एनएसई के ऊपर में लेके आई थी, एनएसई इमर्ज, ध्यान रखना। और अभी जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो बीएसई एसएमई के ऊपर में लेके आ रही है, इमर्ज पे नहीं लेके आ रही है। 2014 में कंपनी ने आईपीओ खोला, आईपीओ फेल हो गया, कंपनी की अच्छी खासी कुटाई हुई, फिर उन्होंने वॉलंटरी डीलिस्टिंग करवा ली 2018 के अंदर में अपनी कंपनी की, वापस जो स्टॉक मार्केट से इन्होंने अपने कंपनी को खींच लिया। अब वापस से स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और फिर से पैसा उठाने का कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर में फिर से डीलिस्टिंग करेंगे क्या? उठा लिया मतलब ऐसा समझ लो कि अभी 20 रुपये के ऊपर में स्टॉक्स मार्केट से पैसा उठा लिया, कल को 2-4 रुपये, 1-2 रुपये के आसपास में स्टॉक का प्राइस चला गया, वापस अपने शेयर्स खरीद लेंगे, बायबैक कर लेंगे और बाद में 90% के आसपास में अपनी वापस शेयर होल्डिंग जो होती है ना, उसको वापस 90% पे ले जाएंगे। और जब प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 90% से अबव हो जाती है तो वापस वॉलंटरी डीलिस्टिंग वो करवा सकते हैं और फिर से थोड़ा 5-10 साल बाद में फिर से आईपीओ लेके आएंगे। तरीका तो अच्छा है वैसे, बिजनेस मॉडल किसी को बनाना हो तो बना सकते हैं बाय द वे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के पास में आज के दिन क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, कुछ लैंड वैंड कुछ ऑन करती है कंपनी। तो यहाँ पर कोई भी लैंड, कोई भी ज़मीन, कोई भी दुकान कंपनी ऑन नहीं करती है। सारी चीज़ें जो हैं वो रेंट के ऊपर में है, वो भी लॉन्ग टर्म लीज पर नहीं है, सिर्फ 11-11 महीने की लीज के ऊपर में ही कंपनी ने ले रखी है। आज के दिन कंपनी के पास में 13 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और साथ में ही कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं वो 20 काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, 20 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और 13 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के इसके अलावा जो वो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अलावा कंपनी के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि आई थिंक लगभग 20 लोकेशंस के ऊपर में रेस्टोरेंट्स जिन पर डाइनिंग की या फिर क्यूएसआर फैसिलिटी, एक्सप्रेस का मतलब क्यूएसआर। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो टॉप 10 कस्टमर से ही 92% आ जा रहा है, क्योंकि कंपनी का मेनली रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? दाल चावल बेच के और दूसरा सब्जी बेच के, फल फ्रूट बेच के। तो अब वो टॉप 10 कस्टमर्स को, मतलब ये जो दाल चावल और सब्जियां जो है कंपनी मेनली जो है वो कुछ चुनिंदा कस्टमर्स को ही बेच रही है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के आज के दिन जो टोटल आउटलेट्स प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो कि 2024 के अंदर में 17 आउटलेट्स थे टोटल आउटलेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो 2024 के एंड तक 21 आउटलेट्स हो गए इनके पास में। आउटलेट्स मतलब वही ये रेस्टोरेंट्स, या रेस्टोरेंट, कुछ रेस्टोरेंट्स की फ़ोटो भी आपके सामने लगी हुई है। इस टाइप से इन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर में। और ये रेस्टोरेंट्स की अगर आपके सामने जानकारी है तो वो जो 6.5 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी ने पैसे कमाए हैं वो इन इन रेस्टोरेंट से ऐसे ऐसे पैसे कमाए हैं। लगभग कोको मॉडल जो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब ऐसा रेस्टोरेंट जिसको कंपनी ने ही किराए पर ले रखा है और कंपनी ही चलाती है। ऐसा रेस्टोरेंट जिसको आप फ्रेंचाइजी ने किराए पर ले रखा है या फिर फ्रेंचाइजी ओन्ड है, मतलब किसी और के द्वारा ओन्ड है बट कंपनी चलाती है, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, सॉरी फ्रेंचाइजी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड। एक मॉडल होता है ऐसा होता है जिसमें फ्रेंचाइजी का ही होता है, मतलब किसी और का ही रेस्टोरेंट होता है, वो या तो किराए पे ले फिर उसका खुद का हो, या फिर और फ्रेंचाइजी ही उसको ऑपरेट करती है, उसमें कंपनी सिर्फ अपना नाम दे देती है। तो ये भी एक तरीके से, ये 3 मॉडल होते हैं जिनके थ्रू बेसिकली ये रेस्टोरेंट टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं वो चलते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल पे जो जितनी भी कंपनियां काम करती हैं वो वैसे ही चलती हैं। आज के दिन कंपनी का जो मेन, जो मेरे को लुक्रेटिव पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि कंपनी इटालियन फूड अनलिमिटेड मील जो है वो देती है। ये काफ़ी लुक्रेटिव होता है वैसे देखा जाए तो, बिकॉज किसी को भी लगता है यार 299 रुपये में भरपेट खाना, वो पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा एक काइंड ऑफ, जैसे हमने देखा है कि पिज्ज़ा हट वगैरह थोड़ा महंगा होता है इस मामले में, तो यहाँ पर भरपेट खाओ तुम जितना खाना है। तो काइंड ऑफ इसी वजह से ऐसे रेस्टोरेंट के ऊपर में भीड़ भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जब अपने कॉलेज टाइम में था तो वहाँ पे ऐसा एक रेस्टोरेंट था जिसमें हम पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते थे। उस वक्त जो रेट था वो 120 रुपये में भरपेट था। हम कई बार जाते थे, इसलिए मुझे पता है कि ये काफ़ी एक यूनिक चीज़ होती है। तो ये इसका थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा चीज़। बट अब ओवरऑल बात करते हैं थोड़ा सा, फाइनल जो रिव्यू होगा वो लास्ट में मिलेगा, बाद में अभी बात करते हैं उससे पहले कि कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है। तो उसके बारे में, कंपनी में टोटल पैसे लगे हुए 20 करोड़, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ वो 16 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का पैसा है, बाकी सारा उधारी का पैसा है। अब ये पैसे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? 2 करोड़ रुपए के आसपास में तो कंपनी के जो ये
जो किराए के जो चीज़ें हैं और वहाँ पर जो कंपनी ने काम करवा रखा है फर्नीचर वगैरह, तो उसमें 2 करोड़ रुपए लगे हुए हैं सब चीज़ों में। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है दैट इज़ 3 करोड़ 76 लाख रुपए का। उसके अलावा 4 करोड़ 27 लाख की कंपनी बस इन्वेंट्री पड़ी, क्योंकि कंपनी दाल चावल और सब्जी बेचती है तो उसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल जो कंपनी ने दाल चावल और सब्जी बेच रखी है उनका पैसा अभी तक नहीं आया, तो 7.5 करोड़ रुपए के वो पैसे अटके हुए हैं। शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस भी कंपनी ने दे रखा है, राइट, कि जो कि दाल चावल और सब्जी जो कंपनी बेचती है उसके लिए एडवांस पेमेंट करना पड़ता है कई बार, कि हमें दे देना टाइम पर जो सामान है वो। ओके, ही इज़ द रेवेन्यू पार्ट। सो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि 20 करोड़ का 2023 में हमने रेवेन्यू किया था, फिर 44 करोड़ का हमने 2024 में रेवेन्यू किया है। उसमें से टोटल हमने जो इस साल नेट प्रॉफिट निकाला है वो 2 करोड़ रुपए निकाला है, अच्छा खासा निकाला है भाई। और 1 करोड़ रुपए पिछले साल निकाला था, और उससे भी पिछले साल हमने 18 लाख रुपए निकाले थे। सो दाल चावल और सब्जी बेच के कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट कमा ले रही है, लगभग 5% के आसपास में जितना सेल हो पा रहा है उसका 5% निकाल ले रही है, सारा खर्चा वर्चा निकाल निकुल के, दैट इज़ गुड। बट बाकी अब फाइनल रिव्यू क्या बन रहा है, कंपनी जिस नाम से कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो कंपनी बिजनेस करती ही नहीं है बेसिकली, मतलब वहाँ से मेनली रेवेन्यू कंपनी का आ ही नहीं रहा है। वहाँ से 7 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है, सो कंपनी ने मेनली जो दूसरा बिजनेस है वो दाल चावल सब्जी बेचने का काम चालू कर दिया वहाँ से कंपनी। तो एक्चुअली कंपनी को बिजनेस लेके आना चाहिए कि हम दाल चावल और सब्जी बेचते हैं तो वहाँ से हम लोग पैसा उठा रहे हैं और फ्यूचर में अच्छा कमा रही, आज के दिन अच्छा कमा भी रहे हैं, तो वो होना चाहिए कंपनी का मेन धंधा। हाँ, बीच में रेस्टोरेंट्स में घुस गई। तो अब आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में? पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बाकी मेरे को कुछ ज़्यादा फ्यूचर इसके अंदर में दिखता नहीं है कंपनी, क्योंकि बोल कुछ रही है कर कुछ, रेवेन्यू कहीं और से आ रहा है। अब हो सकता है कि कंपनी अपना रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए फिलहाल आईपीओ के हिसाब से तो यहाँ पर दाल चावल और सब्जी बेचना चालू कर दे, क्योंकि वहाँ पर रेवेन्यू आराम से आ ही जाएगा। आप एक जगह से दाल खरीदो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके बेच दो, थोड़ा बहुत मार्जिन भी बीच में बच जाता है और आपका रेवेन्यू भी दिख जाता है कि हमने देखो इतने की सेल कर ली। तो वो रेवेन्यू दिखाने के लिए अच्छी चीज़ें हैं। और जीएसटी भी फालतू इतनी ज़्यादा कुछ उसमें होती नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर में जीएसटी वेस्टी ज़्यादा काम करती नहीं है जब हम लोग उस टाइप का सामान बेचते हैं, डायरेक्ट बेचते हैं। पैकेजिंग करके बेचेंगे तो जीएसटी बीच में आएगा, बट अदरवाइज आप रॉ मटेरियल जाएगा एग्रीकल्चर किसानों से उठाओगे फिर बेचोगे तो उसमें ज़्यादा जीएसटी इन्वॉल्व नहीं होती है, वो लफड़ा भी कम ही होता है। तो ओवरऑल मेरे को हिसाब से थोड़ा फ्यूचर मेरे को इस कंपनी में आज के दिन दिख नहीं रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो आपकी खुद की राय। दिस वाज जस्ट लिमिटेड रिव्यू। सो आपको कोई भी डिसीजन लेना है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए आपको और रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, उसके बाद में ही डिसीजन लेना है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। सी यू टुमारो।